नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर इस नए एपिसोड में, जिसमें हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर महेश परीक के साथ। तहे दिल से स्वागत डॉक्टर परीक, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और विजडम देने के लिए। ऐसी चीजें जो हम हर रोज जीते हैं, झेलते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उनके बारे में बारीकी से समझ नहीं पाते कि कितना गहरा इम्पैक्ट वो हमारे जीवन में ला रही हैं, हमारे मन को और शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनमें हम बेहतर तरीके से उनको झेल सकेंगे और फिर उन पर एक्शन ले सकेंगे। वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट स्पोकन अबाउट थिंग इन आवर प्रीवियस एपिसोड्स, दैट इज अनरियलिस्टिक बिलीव्स। तो आप ये समझाएं हमें डिटेल में, ये अनरियलिस्टिक बिलीव्स है क्या जो जड़ है हमारी सब समस्याओं के? जी। एक तो ये है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमको जो सिखाया जाता है, जो सिखाने वाले हैं, माँ बाप है, शिक्षक है, मित्र है, उनको खुद मालूम नहीं कि हकीकत क्या है। तो इट इज लाइक ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। तो एक तो सोर्स ये आ गया। दूसरा है कि जैसे जैसे हम अनुभव करते जाते हैं तो हमारे जीवन में दोनों प्रकार की परिस्थिति आएगी। एक जो हमारे स्वभाव को अनुकूल है और दूसरी जो प्रतिकूल है। जो अनुकूल है वो सुखदायक है, जो प्रतिकूल है वो दुखदायक है। अब इसके आधार पे हम उस परिस्थिति को लेबल कर देते हैं, ये अच्छी है या ये बुरी है। हम उसको वैल्यू देने लगते हैं जी। और फिर जज करने लगते हैं, जज करके वैल्यू देने लगते हैं और ओपिनियंस बना लेते हैं, परमानेंट हाँ, ओपिनियंस। exactly. ये खराब है, ये सही है। जी। और यहीं से हम हकीकत से विमुख हो जाते हैं। तो हकीकत को स्वीकारेंगे कि जीवन में दोनों आएंगी परिस्थितियां, अनुकूल और प्रतिकूल भी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, तो हम उससे अपसेट नहीं होने वाले। अब दुनिया में सबसे बड़ी अवास्तविक अपेक्षा ये है कि सभी का स्वभाव एक सरीका है और हम अपने स्वभाव को हम चाहते हैं उसके मुताबिक बना सकते हैं। The truth is far from this. जी, ये बात सही है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, लोगों को वैसे हम चेंज कर सकते हैं। एक एपिसोड में आपने अपने आप को भी। हाँ, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं, जो पिछले एपिसोड में हमने एक बार बात की थी कि जो सेब का पेड़ है वो सेब का ही फल देने वाला है, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आम का फल दे दे। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि लोगों में जो भी उनके जो स्वभाव हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। जब मैंने नोटिस ही नहीं किया कि हम अपने स्वभाव को भी नहीं बदल सकते, ना कि दूसरों के स्वभाव को, बल्कि अपने स्वभाव को भी एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है, समझ लेना ही अच्छा रहेगा। जी। तो ये हकीकत ये है कि देयर आर वैरायटीज ऑफ नेचर्स। सभी का स्वभाव एक तरीका नहीं होता है। हाँ, जैसा कई बार मैं सोचती हूँ कि हम कोई एक पिक्चर भी देखने जाते हैं तो चार लोग देख रहे हैं पिक्चर, तो उनको बिल्कुल अलग तरीके से समझ आ रही होती है। तो हम अपने जीवन को भी अलग तरह से देख रहे होते हैं। चार लोग घर के भी जो होते हैं वो भी एक डिफरेंट नजरिए से देखते हैं। तो इसका कारण हमारे स्वभाव है, हमारी नेचर है। आप इसके बारे में डिटेल बताइए। ये जो स्वभाव है वो 3 लेवल पे है। स्वभाव 3 लेवल, शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा व्यक्तित्व, यानी बॉडी, माइंड और पर्सनालिटी। ओके। शारीरिक लेवल पे हम देखेंगे तो सबके बॉडी स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न है। जी। कोई दबला पतला है, लंबा है, जिसकी हड्डियां दिखती है, गले की हड्डी, छाती की हड्डी, गाल की हड्डी। ये है एक्टोमॉर्फिक स्ट्रक्चर या बात प्रकृति। जैसे कि पीटी उषा है, जॉनी वॉकर है, ईशान शर्मा है, ये सब इस किस्म के लोग हैं। कोई लोग गोल मटोल होते हैं, जैसे कि टुनटुन है, भारती है, इसको कहते हैं एंडोमॉर्फिक स्ट्रक्चर या कफ प्रकृति। और तीसरे है जो मस्कुलर है, जैसे काफी फिल्मी हीरोज हैं, सलमान खान है, ऋतिक रोशन है, आमिर खान है, ये सब मेसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर पे जी। अब तीनों में से बढ़िया कौन सा है, घटिया कौन सा है, तीनों, हेल्दी कौन सा है, अनहेल्दी कौन सा है?
देयर इज नो रूल टू इट, तीनों अपने अपने तरीके से ठीक है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जो गोल मटोल है वो बनना चाहता है मस्कुलर। मस्कुलर या एक्टोमॉर्फिक, और उसके लिए बहुत बहुत डाइटिंग करेंगे, इतनी हद तक कि उनको चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड शुगर कम हो जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं। जी। इसी तरफ जब बालक दुबला पतला होता है तो उसको मोटा बनाना चाहते हैं, ज्यादा खिलाते हैं, नतीजा क्या आता है, उसको टोन डेवलप होगी लेकिन स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं। बिल्कुल। मानी इस स्ट्रक्चर को बदल के हम जो सही समझते हैं उसमें बदलने के बजाय हमें चाहिए कि हमारी समझदारी बदले कि और हम इस अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर को जैसा स्वीकार है कर लें, वैसे, हाँ, स्वीकार स्वीकार करें और उसको हेल्दियर बनाने की कोशिश करते रहे, बदलने की कोशिश ना करें। कोशिश ना करें। अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे तो अपसेट होने वाले। जैसे एक बिल्कुल। मेरा और मरीज जो था। चल रहा है ना, ये चल रहा है सब हाँ, आजकल जो, क्योंकि सबको पतला होना है, सबको जीरो फिगर लेना है, सबको जो मेन है वो हेल्दी बॉडी और मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं, सलमान खान बनना चाहते हैं, और इस चक्कर में बन नहीं पाते तो फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, और yes, फिर बहुत सारे गलत गलत दवाइयां और फिर केमिकल्स और उनका सेवन करने लगते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। जी, ये बहुत जैसे अच्छी बात बताई कि अपनी फिजिकल बॉडी का भी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुदरत का दिया हुआ है, उसको वैसे स्वीकार करें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, हेल्दी बनाने की, ना कि उसको बदलने की। जी। उदाहरण दूं तो मेरा एक मरीज था जो दुबला पतला था, जी। तो उसको लगता था कि वो बहुत अगली है, इतना ओके। सेल्फ कॉन्शियस था कि जब स्कूल में क्लास में बैठता तो लास्ट बेंच पे बैठता ताकि उसको कोई देखे नहीं। और जब वो बड़ा हुआ तब लूज कपड़े पहनता था जैसे कुर्ता पाजामा, ताकि उसका कद्रुपतपन ढका रहे। दूसरा मरीज उसी किस्म का था, उसको अपने आप पे बहुत गर्व आता था, क्योंकि वो मानता था कि देखो मुझे वजन बढ़ने का या घटने का प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों ही गलत है, शर्म भी जी। गलत है और गर्व भी गलत है। न तो ये बढ़िया है, न तो ये घटिया है, जी। ये जो है सो वो है, और है। जैसा है वैसे स्वीकार करो। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि हमारे बहुत सारे यंग बच्चे इस मनस्थिति से गुजर रहे हैं, अपने शारीरिक स्वरूप से परेशान हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और टीवी पर ये सब देख देख के, इतने एडवर्टीजमेंट्स देख देख के अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि जो स्वीकार, जो शरीर जो हमें मिला है, जो बॉडी टाइप मिली है, वो कुदरत की देन है, वो हमारे क्रिएटर की देन है, उसको स्वीकार करें और उसको खूबसूरत और बेहतर बना के रखें, उसको साफ सुथरा रखें, उसको हेल्दी बनाकर रखें, ना कि उसको बदलने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपने सब यंग दर्शकों को, ना केवल यंग, आई थिंक सभी अवस्था के लोग जो हैं, सभी ऐसा चाह रहे हैं कि हम अपने से बदलकर किसी दूसरे का शरीर या किसी दूसरे की तरह दिखना शुरू करें। दैट्स वेरी ट्रू। जी। तो ये तो हुई फिजिकल पर्सनालिटी। नेक्स्ट इज मेंटल लेवल। मेंटल। यस। मेंटल लेवल पे सबकी काबिलियत भिन्न भिन्न है। जी। जैसे हमारे 5 फैकल्टीज हैं, कम्युनिकेटिव, सेंशियंट, रिटेंटिव, रैशनल और कोग्निटिव। अब ये ओके। पांचों के अलग अलग कार्य हैं। जी। कम्युनिकेटिव के हिसाब से हम तो ये सब, हम ये सारी पांचों जो फैकल्टीज हैं वो हम सब में सब में है, अवेलेबल है, सब में है। सब ठीक में है। है, लेकिन उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। ओके। ओके। जो ठीक। कम्युनिकेटिव फैकल्टी जिसमें स्ट्रांग है, वो ज्यादा अच्छी तरह बोल पाएगा या सुन पाएगा या लिख पाएगा या पढ़ पाएगा, ये अच्छा जी। वक्ता बनेंगे, ठीक ये है। अच्छा लेखक बनेंगे, ये अच्छे पत्रकार बनेंगे। जी। जिसमें दूसरी फैकल्टी यानी सेंशियल फैकल्टी मानी फीलिंग की फैकल्टी, फीलिंग। हम जो सुख और दुख का जो एहसास करते हैं वो इस फैकल्टी के जरिए करते हैं। जैसे लोग कहते हैं सेंसिटिव हैं वो कई लोग। हाँ, जी। करेक्ट। जी। तो जी। इसकी काबिलियत क्या है, इनमें आर्ट ज्यादा है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, कल्चर वगैरह। जी। तीसरी है वो रिटेंटिव फैकल्टी है, ये हमारे याददाश्त का बेसिस है, मेमोरी, लर्निंग इसी के बदौलत होता है। ओके।
चौथी है वो रैशनल फैकल्टी। ये जो रिटेंटिव आपने बताया, जो लोगों की रिटेंटिव फैकल्टी स्ट्रांग है वो लोग फिर रिसर्च करते होंगे या फिर रिसर्च में नहीं, पढ़ाई में। पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं। हाँ, ठीक है पढ़ेंगे बहुत कुछ, जी। उसका उसमें पढ़ाएंगे भी। टीचर ज्यादातर इसी फैकल्टी के होते हैं। ओके ओके, रिटेंटिव जी। और पूरा टीचिंग सिस्टम इसके हिसाब से ही बनाया गया है। पढ़ते भी बहुत हैं और पढ़ाने में भी सक्षम होते हैं। ठीक है, और चौथी कौन सी हुई? रैशनल फैकल्टी। रैशनल, ये हमारी थिंकिंग फैकल्टी है, विचार शक्ति है। विचार शक्ति। इसके द्वारा हम ये कैसे बना, ये कैसे हुआ, ये कैसे कर सकते हैं, व्हाई एंड हाउ ऑफ एवरीथिंग। ओके ओके रिटेंटिव फैकल्टी में व्हाट ऑफ एवरीथिंग, इसमें ओके। व्हाई और हाउ। तो ये इंजीनियर्स यहाँ से सोचते आते हैं। ज्यादा। हाँ, इंजीनियर आएंगे, मेडिकल डॉक्टर्स आएंगे, हम्म, अकाउंटेंट आएंगे, ये ओके सब कंसल्टेंट आएंगे, रिसर्चर इसमें आएंगे। ओके, क्यूरियस पीपल बेसिकली। क्यूरियस, जी साइंटिफिक ओरिएंटेशन है इनका। ओके। और लास्ट वाली है वो कोग्निटिव फैकल्टी है, मानी हमारी क्रिया शक्ति है। अच्छा, इसमें एक्शन टेकिंग। व्यक्ति हमेशा क्रियाशील रहता है। उसकी फेवरेट हॉबीज क्या होगी? तो स्पोर्ट्स होगा, मुसाफरी होगी, जहाँ कुछ हलन चलन। ठीक है, जहाँ मूवमेंट है, एक्शन है, घूमना फिरना है। यस वो उसको पसंद आता है। जी। अब आप देखेंगे कि टीवी पे अनेक प्रकार के प्रोग्राम आते हैं, हर एक को अलग अलग प्रोग्राम अच्छा लगता है। हर शाम को रिमोट के लिए मारामारी होती जी जी। है। कोई देखना चाहता है डांस एंड म्यूजिक शो, कोई देखना चाहता है स्पोर्ट्स शो, कोई चैट शो देखना चाहता है। सबकी पसंद अलग अलग होती है। बिल्कुल। क्या आप बता पाएंगे कि इसमें से बढ़िया कौन सा है, घटिया कौन सा है, सब उपयोगी सब कौन सा है, सही है। विनोदी कौन? सब सही है। सब लेकिन सही हमारा है और बायस सब है। गलत है। सब हाँ, सही है और सब गलत है। एग्जैक्ट। जी जी हमारा बायस हो जाता जी। है। कई माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा बेटा पढ़ाई लिखा में होशियार हो, उसकी काबिलियत होती है गाने बनाने में या स्पोर्ट्स में, इस पे ये ठोकते हैं। और कई माँ बाप उल्टी खोपड़ी के होते हैं कि पढ़ लिख के क्या करना है, दुकान में बैठना है तो अभी से आ जाओ, पढ़ाई वगैरह छोड़ दो। दोनों ही गलत है, जी जी क्योंकि दोनों अपनी मनमानी बच्चे पे ठोकना चाहते हैं। जी सही क्या है कि उसकी काबिलियत क्या है वो पहचान, जी और उसके मुताबिक उसको मार्गदर्शन। जी। नहीं तो क्या हो रहेगा कि आप नाखुश उससे रहेंगे, क्योंकि वो आपकी मर्जी के मुताबिक पढ़ नहीं रहा। नहीं चल रहा है। तो ये हम देखना भूल जाते हैं, जैसे शरीर में हमने नहीं समझा कि हमारा जो शरीर जैसा मिला है उसको स्वीकार करें, दूसरा मस्कुलर या पतला या मोटा होने की कोशिश ना करें। यहाँ पर भी जो हमारी मेंटल बॉडी है उसको भी हमने स्वीकार करना है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 तरह की फैकल्टीज हैं, उनमें से कुछ डोमिनेंट हो सकती हैं, कुछ थोड़ी कम हो सकती हैं, कुछ ज्यादा हो सकती है। जैसे बताया कि पांचों हम सब में हैं, लेकिन मात्रा अलग अलग होगी। तो जिसकी मात्रा जिसमें ज्यादा है वो वैसी ही पर्सनालिटी बनकर बाहर आएगा। ना कि ये एक्सपेक्ट करे क्योंकि सारा समाज ये कर रहा है और इसका फैशन है, इसका चलन है, करेक्ट। और ये सब लोग क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इंजीनियर बन रहे हैं तो मुझे भी इंजीनियर बनना है, मेरे फ्रेंड्स ने कॉमर्स ली है या वो आर्ट्स ले रहे हैं तो मुझे भी ऐसा बनना है। अपने आप को पहचाने, और पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है वो बच्चे की टेंडेंसीज को पहचाने, उसकी मेंटल फैकल्टीज को पहचाने और उसके हिसाब से उसको इनकरेज करें करने के लिए। अदरवाइज फिर वही होता है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि उनके उनकी ये कैपेसिटीज नहीं है, कुदरत ने दिया ही नहीं है उनको इस तरह का स्वभाव या इस तरह का मेंटल फैकल्टी जिस पर वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर सकें। तो ये फ्रस्ट्रेशन बच्चों को भी रहती है, पेरेंट्स को भी रहती है। तो ये बात बहुत गहरी और बहुत अच्छी बताई आपने सर, कि जिससे हम इन बातों को सहजता से ले सकेंगे, स्वीकार कर सकेंगे। तो पहले तो अपने शरीर को स्वीकार करना है, फिर अपने मेंटल फैकल्टीज उनको पहचानना है, और फिर जो हैं उनको स्वीकार करें और उनको उभारे। आई ऑलवेज से होन योर गिफ्ट्स, कि जो गिफ्ट्स मिले हैं उनको होन कीजिए, उनको और ज्यादा तराशिए ताकि वो और आगे बढ़ सके। जी बहुत बढ़िया, और आगे सर आगे चलते हैं। अब लाते हैं पर्सनालिटी लेवल पे। हम्म, तो यहाँ अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, कोई एग्रेसिव होता है, कोई शांत। एग्रेसिव यानी क्या कि वो अपने को बढ़िया समझते हैं, दूसरे को घटिया समझते एग्रेसिव पर्सनालिटीज अपने आप को बढ़िया समझते हैं, दूसरों को घटिया समझते हैं। हैं। हाँ, ओके जी। और उनको कायदे कानून पसंद नहीं होते।
मैं जो कहूँ वही सही, जी। और जो उनकी बात मानेगा उसकी वो काफी देखभाल करेगा, जो ओके। नहीं मानेगा उसको काट देगा। जी। ये लोग उच्चता ग्रंथि से पीड़ित होते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होते हैं। ओके। जैसे सबमिसिव लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होते हैं, और असर्टिव लोग इक्वालिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होते हैं। ओके। ओके। एग्रेसिव के उदाहरण तो हिस्ट्री में देखा जाए तो हिटलर, ओके। इंदिरा गांधी, सद्दाम हुसैन, लालू प्रसाद, जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती, अच्छा, ये सब एग्रेसिव पर्सनालिटी। जी। बाल ठाकरे, ये सब एग्रेसिव किस्म के लोग। असर्टिव जो है वो कायदे के चुस्त पालक होते हैं, कायदा मानी कायदा, ओके। हायरार्की के चुस्त पालक होते हैं कि ये मेरा बॉस है, मुझे उसकी बात माननी है, ये मेरा जूनियर है, उसको मेरी बात माननी है। जैसे प्रोटोकॉल को मुरारजी, फॉलो करते हैं हर समय, हाँ प्रोटोकॉल। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। जैसे मोरारजी देसाई जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, तब एक पत्रकार ने उनको प्रश्न पूछा था जिसके बारे में सभी को मालूम था कि उनमें और तत्कालीन प्रधानमंत्री में अनबन थी। उनका उत्तर क्या था? शी इज माई कैप्टन एंड आई मस्ट फॉलो ट्रू डिसिप्लिन। जब वो खुद कप्तान बने तब अपने डेप्यूटी से वो इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, उतनी हद तक उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। वो अगर डिप्लोमेटिक होते, टैक्टफुल होते तो शायद टिक पाते। तो ये असर्टिव लोग काफी जिद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं, प्रोटोकॉल हाँ को लकीर के फकीर बनकर फॉलो करते हैं। एग्जैक्ट। ब्यूरोक्रेटिक रेड टिपिज्म है इसी बदौलत। अच्छा। जैसे टीएन शेषन थे, जी आर खैरनार थे, ब्यूरोक्रेटिक। ये इतने कायदे के पालन करते हैं कि समझो कि रात को गाड़ी चला रहे हैं, 10 बजने को है, ट्रैफिक लाइट बंद होने की तैयारी में है, आजू बाजू हवालदार कोई नहीं, लेकिन लाल ट्रैफिक सिग्नल देखा तो रुकना है। जबकि एग्रेसिव है वो पीक आवर्स में भी लाल लाइट से निकल जाएगा। ओके। और सब में सिर्फ क्या करेगा, देखेगा आजू बाजू हवालदार है, नहीं है तो निकलो। मानी वो कायदे का पालन डर से करते हैं। ओके। असर्टिव कायदे का पालन आदर से करते हैं, और एग्रेसिव कायदे का अनादर करते हैं। अनादर। सबमिसिव लोग काफी अच्छे अनुयायी बन सकते हैं, लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि उनको जिम्मेदारी पसंद नहीं। अगर समझो कि उसको क्लार्क से ऑफिसर बना दिया गया जिसमें ज्यादा जिम्मेदारी है, तो उसको प्रोमोशनल न्यूरोसिस हो जाएगा, और वो रिक्वेस्ट करेगा भाई मुझे वापस क्लर्क बना दो, वही ठीक। अच्छा, वो जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं कमिटमेंट के लिए। ठीक। ये लोग बहुत बहुत टैक्ट से काम लेते हैं, डिप्लोमेसी से काम लेते हैं। सबमिसिव लोग। सबमिसिव ओके। जब एसर्टिव और एग्रेसिव मुंहफाड़ होते हैं। सबमिसिव लोग काफी विनम्र भी होते हैं, प्लीज, थैंक यू और सॉरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये लोग करेंगे, और अगर उनकी कोई भूल नहीं है तो भी माफी मांग लो। ओके। असर्टिव कहेगा अगर मेरी भूल है तो माफी मांगूंगा, अगर भूल नहीं तो नहीं मांगूंगा। और एग्रेसिव, माफी मांगेंगे ही नहीं, हाँ गलत होते ही नहीं वो लोग कभी। हाँ, वो ऐसा ही सोचते कि हम गलत कभी ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता माफी मांगने का। जी। 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 अब इसमें तो बढ़िया कौन सा है, घटिया कौन सा मुझे तो सब बराबर लग रहे हैं, कोई बढ़िया नहीं है कोई घटिया नहीं है, क्योंकि डिफरेंट है। हाँ, सब क्योंकि डिफरेंट है। हाँ, सबके अपने अपने गुण है, अपने अपने अवगुण। जी। जी। जिसको हम बढ़िया समझते हैं उसके सिर्फ गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। जिसको घटिया समझते हैं उसके सिर्फ अवगुण देखते हैं, गुण नहीं देखते। हमारी हमारा नजरिया ही टेढ़ा है। इस टेढ़े नजर को हम सीधा कर दे तो मालूम पड़ेगा कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं। फर्ज करो कि हम ये कथित बुरे स्वभाव को अच्छे स्वभाव में बदल पाते, तो उनके अवगुण तो जाएंगे, साथ में उसके गुण भी जाएंगे, गुण भी जाएंगे, गुण भी और कथित अच्छे स्वभाव के गुण तो आएंगे, साथ में अवगुण भी आएंगे, तो नेट गेन इज जीरो। तो फिर कैसे बदले, क्यों बदले? और पहली बात तो ये है कि ये जो स्वभाव है वो जन्मजात है, बदला नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, ये जो स्वभाव का अवगुण है उसको कैसे हटाया जाए?
जी। तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्विक रिकैप कर देती हूँ अपने दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी, ताकि मैं समझ सकूं कि 3 लेवल्स ऑफ नेचर हैं, एक फिजिकल, एक मेंटल और एक पर्सनालिटी लेवल। तो फिजिकल लेवल पे हमने देखा कि 3 तरह के हैं टाइप्स, जैसे वात शरीर है, किसी का पित्त का शरीर है और किसी का कफ का शरीर है। तो इनको कैसे हम बैलेंस करें अपनी लाइफ में, कैसे उनको जगह दें और उनके साथ एकोमोडेट करें, एडजस्ट करें। तो एक तो क्या है कि हमारे स्वभाव के मुताबिक दूसरे का स्वभाव होता है, तो हमें सुखदायक रहेगा परिस्थिति। और जिसका स्वभाव हमसे मिलता जुलता नहीं है, उसके संपर्क में आने से हमको दुख की एहसास होगा। हम्म। अब हम क्या करते हैं, मित्र बनाते किसको, जो हमारे हमारे जैसे, जैसे। जी। बाकी लोगों को अवॉइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको हमेशा सुखदायक परिस्थिति ही चाहिए। हालांकि हमको इंटरेक्ट करना है सभी लोगों के साथ, हाँ जी, करना ही पड़ेगा। तो ये जो सुख और दुख की अनुभूति है, उसको जब हम स्वीकार करेंगे तो हमको कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं लगेगा, सभी सही लगेगी, सब स्थान पे सही। ये तो हुई दूसरों की बात। हमारे खुद के स्वभाव को हमको क्या करना है, तो उसको हमको नियंत्रण में रखना है। आमतौर से हम क्या करते हैं कि हमारे स्वभाव को जो जचता है, जो हमको पसंद है वही करते रहते हैं, जो ना पसंद है उसको टालते हैं। तो ये हो गया इम्बैलेंस लिविंग। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, तो हमारे स्वभाव पे नियंत्रण करना। उसको मैं जरा डिटेल में समझाऊं जी। कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो काफी सब सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना पड़ता है। जी। कोई सब्जेक्ट हमको अच्छे लगते हैं, कोई अच्छे नहीं लगते। तो अगर हमको जो अच्छे लगे, जो भाए, वही सब्जेक्ट पढ़ते रहे और बाकी विषयों को निग्लेक्ट किया, तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। फेल हो जाए। तो ये इम्बैलेंस लिविंग स्टडी हो गया। अब उसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो नहीं पसंद उनको भी पढ़ें। पढ़े, लेकिन सब टाइम ये खा जाता है। जी। इसको कम उसको पढ़ें। कम करना पड़ेगा और इसको ज्यादा करना पड़ेगा, तो बैलेंस स्टडी हो गया। तो जीवन में भी हमारे बहुत सारे रोल हैं। हम क्या करते हैं, जो हमें भाता है वही रोल अदा करते रहते हैं, और जो नहीं भाता है उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो ये बैलेंस लिविंग हो गया। तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि ये भाता है लेकिन फिर भी उसको कम करो, ये नहीं भाता है फिर भी उसको बढ़ाओ। बड़ा। तो बैलेंस लिविंग हो गया। उसके लिए करना क्या है, हमारे स्वभाव पे नियंत्रण करना। जी। जी। हमको अपनी पसंद नापसंद के आधार पे काम नहीं करना है, लेकिन क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है उसके आधार पे काम करना। लेकिन सर जैसे पर्सनालिटी के हिसाब से भी तो हम ऐसा सोचें कि जैसे जो एग्रेसिव है, लेकिन उसके आसपास जो सबमिसिव लोग हैं वो उससे तो हमेशा दबे रहेंगे, क्योंकि सबमिसिव को दबे रहना अच्छा लगता है, एग्रेसिव को दबाना अच्छा लगता है। तो फिर इसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा और कौन इस बात को समझेगा कि कैसे इसको बैलेंस करना। देखिए, दो एग्रेसिव तो नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों जी। अपनी अपनी मनमानी दूसरे पे ठोकना चाहेगी। दोनों जैसे कि असर्टिव तो एक, बन हाँ, सकते हैं। आप एक बनिए। म्यान में दो हाँ, तलवारें नहीं रहेंगी, नहीं दो रहेगी। एग्रेसिव लोग एक घर में नहीं रहेंगे। जी। तो असर्टिव तो अच्छा बनता है क्योंकि दोनों कायदे के पालक जी। हैं। एग्रेसिव और असर्टिव तो नहीं बनेगा। असर्टिव और अग्रेसिव का नहीं बनेगा। बनेगा, अच्छा। क्योंकि एक कायदा का पुजारी है, एक कायदे के कायदा विरुद्ध काम मानता ही करता नहीं। है। जी 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 जी। असर्टिव और सबमिसिव को भी नहीं बनेगा, असर्टिव और सबमिसिव, ओके। क्योंकि असर्टिव चाहता है कि सबमिसिव भी असर्टिव बन जाए। हाँ, वो अपने जैसा बनाना चाहेंगे हाँ, सबको। हाँ। लेकिन एग्रेसिव और सबमिसिव को बहुत अच्छा बनता है। क्यों? हाँ जी, दोनों को क्योंकि सूट कर रहे हैं। दोनों को सूट कर, मानी दिस इज अ पैथोलॉजिकल सिम्बायोसिस। बनता अच्छा है लेकिन गलत वजह के कारण दोनों हम्म। एक दूसरों की कमजोरियों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए बनता है। अच्छा, एक दूसरे को बढ़ा नहीं रहे, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कमजोरियों को
बढ़ावा सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं जी। ओके सर, ये तो बहुत ही आपने एक पिंडारा बॉक्स खोल दिया हमारे लिए, क्योंकि यदि रिश्तों को समझना है, रिश्तों को संभालना है और अपने आप को और बेहतर तरीके से समझना है, तो ये तो पहले अपने स्वभाव को समझेंगे, तीनों लेवल्स के स्वभाव को समझेंगे कि हमें क्या, फिजिकली हमारे शरीर कैसा है, मेंटली हमारी कौन सी फैकल्टी डोमिनेंट है, और साथ में हमारी पर्सनालिटी कैसी है। फिर अपने आसपास के लोगों को देखना कि हमारे आसपास सबमिसिव है, असर्टिव है, एग्रेसिव लोग हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि उनको कैसे बदलना है, बदलने की तो बात ही खत्म हो गई है। तो अब ये देखना है कि उनको मैनेज कैसे करना है, ताकि आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चलता रहे। यदि आप बहुत सारे एग्रेसिव लोगों से घिरे हैं, तो फिर आपको किस तरीके से अपने आप को भी चलाना है और उनके एग्रेशंस को भी सेटिस्फाई करके रखना है। तो ये भी एक तरीका होगा। यदि आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके लीडर हैं जो, या आपके बॉस हैं या जो मैनेजर्स हैं, वो बहुत ही एग्रेसिव हैं और आप भी एग्रेसिव हैं, तो कैसे आपका तालमेल बैठेगा। तो ये बहुत सारी चर्चाएं करनी पड़ेंगी और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ा फूड फॉर थॉट है कि अपने आप को और बेहतर समझने के लिए, पहले हम इमोशंस की बात कर रहे थे, अब पर्सनालिटी को भी देखें, क्योंकि मैनेज किया जाएगा और कैसे हम अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे। सेल्फ कंट्रोल की बात करनी है ताकि हम अपने जीवन को आगे और बेहतर बना सकें। तो सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाएगा, किस तरीके से हम अपने आप को और अपने हालात को समझकर उनमें तालमेल बिठाकर हमारे आसपास के जो लोग हैं उन सब में तालमेल बिठाकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एपिसोड पे बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल की, और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो हमारे जीवन को और खूबसूरत बनाती है। थैंक यू सो मच। If you like my videos, please subscribe to my channel.